You all are welcome to NAS Success Point, my YouTube channel. For upcoming videos, do subscribe. Myself, Sunil Kumar Chaudhary. In this part 1 of class 8, chapter 2, we will discuss about land and soil. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया कंट्री के एक छोटे से गांव की तरफ, जहां पर एक लड़की माम्बा सुबह जल्दी उठ करके फैच वाटर इट मीन्स पानी भरने के लिए अपने घर से दूर जाती है और उसको पानी भरकर लाने में काफ़ी समय लग जाता है। इट मीन्स फ्यू आवर्स, कुछ घंटे। लौटने के बाद वो अपनी मदर की हेल्प घर के कामों में भी करती है और साथ में ही अपने ब्रदर की भी हेल्प, उनके घर में कुछ गोट्स बकरियां हैं उनकी केयर करने में भी करती है। उनकी फैमिली के पास रॉकी एरियाज है और वहाँ पर एक लैंड है और साथ में ही वहाँ पर उनकी एक छोटी सी स्मॉल हट भी है, झोपड़ी भी है, जहाँ वो रहते हैं। मामा के जो फादर हैं वो उस फील्ड में कुछ मेज और बीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता कि जिससे कि उनके परिवार का खर्चा चल सके। तो इट मीन्स पूरे साल भर के उस खर्चे के लिए उनके खेत में किया गया प्रोडक्शन इनफ नहीं है। तो ये स्टोरी थी एक माम्बा की। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीटर की स्टोरी की तरफ। पीटर एक शीप रियरिंग जो रीजन है वहाँ रहता है और ये न्यूजीलैंड में है और वहीं पर उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। और एवरी डे इट मीन्स हर दिन जब वो स्कूल से लौटता है तो वो देखता है कि उनके एक अंकल हैं, इट मीन्स पीटर के, और वो अंकल उनके शीप की देखभाल करते हुए नज़र आते हैं उसे। उनका एक शीप का यार्ड है जो कि आसपास में रॉकी एरिया है और बीच में प्लेन एरिया है जहाँ पर ग्रासेस उगी हुई हैं और वहाँ पर उनका यार्ड है। और एक साइंटिफिक तरीके से वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। पीटर्स की जो फैमिली है वो भी कुछ वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करती है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये दोनों स्टोरीज, एक माम्बा की और दूसरी पीटर की, दोनों ही डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ भी ये दोनों रहते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ तक कि एनिमल्स और यूजेस करने वाले टेक्नोलॉजी भी। इसलिए उनकी लाइफ में भी और जो ऑक्यूपेशन करते हैं उसमें भी डिफरेंस है। वहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लैंड लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और हमारी अर्थ का 30% पार्ट लैंड एरिया है, बाकी का वाटर बॉडी है जो कि ओशियन और सी के फॉर्म में है। और इस 30% पार्ट का भी सभी पार्ट लोगों के रहने योग्य नहीं है, इट मीन्स नॉट हैबिटेबल। और इस अर्थ के ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। कहीं तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पॉपुलेशन काफ़ी कम है और इसका मेन रीज़न लैंड और क्लाइमेट है। हम DU में देख सकते हैं साइड में जो बॉक्स है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। जो भी लैंड एरिया है उसका 30% पार्ट पे ही सर्वाइव करती है। इट मीन्स टोटल अर्थ 100% है और उस 100% का 30% लैंड पार्ट है, लेकिन उस 30% का भी 30% एरिया जहाँ पर 90% पॉपुलेशन सर्वाइव करती है और बाकी का जो रिमेनिंग 70% एरिया है, लैंड एरिया है, वो काफ़ी स्पर्सली पॉपुलेटेड और अनएबिटेटेड है। इट मीन्स वहाँ पर बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, उनके घर भी काफ़ी दूर दूर हैं। तो बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, तो देखिए टोपोग्राफी, रग्ड टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी ज़मीन, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। जो स्लोप्स होते हैं
उनमें एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है जहाँ पर मकान नहीं बनाए जा सकते। लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर, इट मीन्स वहाँ पानी भरा रहता है तो वहाँ पर भी लोग कम ही रहते हैं। डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरियाज में वेजिटेशन का काफ़ी जो हो लैक है, इट मीन्स अभाव है। और थिक फॉरेस्टेड एरियाज, काफ़ी जो जंगली एरिया है वहाँ पर भी लोग काफ़ी कम रहते हैं। इट मीन्स स्पर्सली पॉपुलेटेड, दूर दूर लोग रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्लेन एंड रिवर वैलीज जो होती हैं, प्लेन एरियाज काफ़ी सूटेबल होते हैं। लैंड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ भी वहाँ इजीली कंडक्ट की जाती हैं। और ये एरियाज़ काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के। ऐसे ही यहाँ आप साइड में एक इमेज है, इस इमेज में देख सकते हो सेल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस इमेज में कि जो लैंड है उसका डिफरेंट पर्पस में यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे मकान, इट मीन्स हाउसेस भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी नज़र आ रहा होगा, एग्रीकल्चरल लैंड भी है, वाटर इट मीन्स रिवर भी है वहाँ। लैंड यूज़, लैंड यूज़ इट मीन्स कि जो लैंड होती है उसका डिफरेंट पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं। इमेज में भी दिखाया और साथ में हम पढ़ भी लेते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन सब को जहाँ पर भी बनाया जाता है वो लैंड ही तो है, इट मीन्स लैंड का यूज़ है। और दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, इसी को लैंड यूज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही माम्बा और पीटर की फैमिली ने भी जो लैंड थी उनका डिफरेंट तरीके से यूज़ किया हुआ है। जो लैंड का यूज़ करते हैं उसके ऊपर फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। टोपोग्राफी मैंने बताया कि कहीं पर ऊंचा है तो कहीं नीचा है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। और क्लाइमेट अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो ऐसी जगह भी लोग रहना पसंद करते हैं। और मिनरल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर लोग रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक नीड्स होती हैं। और दूसरे ऐसे ही, ये तो फिजिकल फैक्टर थे, वहीं ह्यूमन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी जगह ज़्यादा जनसंख्या होने के लिए। पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज पैटर्न के। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम वर्स्ट कंडीशन में भी उस एरियाज को अपने रहने की लायक बना सकते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। लैंड को हम क्लासिफाइड इट मीन्स डिवाइड कर सकते हैं किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि उस लैंड के ऊपर किस व्यक्ति का राइट है, अधिकार है। तो ऐसी ज़मीन प्राइवेट लैंड और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की हो सकती है, जैसे उसका खुद का मकान, उसके मकान में ही उसका एक गार्डन है, पार्क है। और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जिसका यूज़ उस कम्युनिटी में रहने वाले कोई भी लोग करते हैं। वहाँ पर वो अपने एनिमल्स के लिए जो फॉडर होता है, चारा, उसको कलेक्ट करके रखते हैं। वहाँ पर जो भी फ्रूट्स हैं, नट्स हैं या मेडिसिनल हर्ब्स उगते हैं तो उनका भी वहाँ के लोग यूज़ कर लेते हैं। और इस कम्युनिटी लैंड को ही दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। कॉमन का मतलब सभी का, कोई सिंगल पर्सन जो है उसका कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। अब पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। पीपल जो है इट मीन्स देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि
कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स लैंड, ये लैंड तो लिमिटेड है, और लैंड लिमिटेड है तो वो डिमांड्स को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं तो फर्टाइल सॉइल है और कहीं उस सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम है जहाँ प्रोडक्शन कम होगा। और पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरिया। और जो पीपल है वो धीरे धीरे जो फर्टाइल सॉइल वाली लैंड है उसको घेरता जा रहा है और उसको कॉमर्शियल एरियाज की तरह यूज़ कर रहा है, वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। नॉर्मली ये हमें अर्बन एरिया में देखने को मिलते हैं। और वहीं एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो भी धीरे धीरे एक्सपेंड होती जा रही है रूरल एरियाज में। और टुडेज सिनेरियो अगर हम देखें आज के समय में तो बहुत बड़ा चेंजेस आता जा रहा है इस लैंड को यूज़ करने के पैटर्न में, क्योंकि पहले का टाइम और अब के टाइम में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। जहाँ पहले बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं। इट मीन्स इसको हम एक कल्चरल चेंजेस भी कर सकते हैं। पहले जहाँ लोग, कोई भी व्यक्ति है उसका एक खुद का मकान होता था, लेकिन अब एक मल्टी स्टोरी है तो वहाँ कई सारे लोग रहते हैं, कई सारी फैमिलीज रहती हैं। ज़मीन का टुकड़ा उतना ही बड़ा है लेकिन उसके ऊपर कितने सारे लोग रहते हैं मल्टी स्टोरी बना करके। अब ये सारी चीज़ें तो इंसान कर रहा है, लेकिन इनके रिजल्ट्स क्या हैं? लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, कुछ ऐसे मेजर थ्रेट हैं, थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। इट मीन्स ये खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से तो हमारी जो लैंड है उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जान सकते हो, अपने किसी घर के बुजुर्ग से पूछ सकते हो कि पहले आपके आसपास के एरिया में क्या क्या होता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब आपके आसपास कई सारी बिल्डिंग्स बनी होंगी, पार्क बने होंगे, लेकिन पहले का सीन कैसा था आप उनसे डिस्कस करोगे तो वो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आपको 4 इमेजेस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट इमेज जिसमें आप देख सकते हो कि हट्स, झोपड़ियाँ हैं और एक किसान हल लेकर के जा रहा है और कुछ के अपने एनिमल हैं और यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन दूसरी इमेज जिसने समय के साथ चेंजेस आया, अब वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है और लैंड एरिया जो था वहाँ हमने देखा कि झोपड़ी की जगह पक्के मकानों ने ले लिया है और पीछे आप बिजली के कुछ पोल्स और वायर्स को देख सकते हो और इस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड कम हुई है। थर्ड जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो कि ये रोड बन गई है और ये रोड बनने के साथ साथ यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बन गई हैं, बस चल रही हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और जहाँ आपको कुछ फॉरेस्ट एरिया नज़र आ रहा था फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज में, अब इसमें वो भी नज़र नहीं आ रहा। और वहीं फोर्थ इमेज में तो कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत जो पार्ट एग्रीकल्चरल का था अब वो भी ख़त्म हो गया। उसकी जगह पार्क ने ले ली, रोड जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है और बिल्डिंग और ज़्यादा ऊंची होती चली गई हैं। तो फर्स्ट टू फोर्थ इमेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। एयरपोर्ट भी आपको जहाँ से एरोप्लेन उड़ता हुआ नज़र आ रहा है दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना। बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड बढ़ रही है, उनको कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन कई सारी अनवांटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी मैंने आपको बताया ही। और धीरे धीरे
वो उन ज़मीनों का भी यूज़ कर रहा है जिसका वो पहले नहीं करता था। धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होने लग रहा है और इस तरीके से डिग्रेडेशन चलता गया तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के साथ साथ यदि ह्यूमन बीइंग कुछ अदर एक्टिविटी ऐसी करे जिससे कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम देख सकते हैं एफॉरेस्टेशन, इट मीन्स प्लांट को ग्रो करना, पेड़ पौधे लगाना। लैंड रिक्लेमिनेशन, जो भूमि इट मीन्स लैंड एरिया खराब हो गया है उसको ठीक किया जाए। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का किया जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और काफ़ी रोकथाम लगानी चाहिए। एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्वेशन लैंड रिसोर्सेज। ओवर ग्रेजिंग, जब एनिमल्स चलते हैं तो अपने पैरों से ज़मीन को उखाड़ते हुए सॉफ्ट करते हुए चलते हैं और लैंड और वाटर, जो लैंड के ऊपर जो वाटर और एयर होती है वो उस लैंड के अपर पार्ट को पानी या हवा से उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाती है और वो फर्टाइल सॉइल खराब हो जाती है। इस तरीके से भी ओवर ग्रेजिंग के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ कंजर्वेशंस के मेथड्स थे जो कि लैंड रिसोर्स को सुरक्षित करने में काम आ सकते हैं। साइड में ग्लॉसरी में एक वर्ड लिखा हुआ है वेदरिंग। इस वेदरिंग को हम समझेंगे उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉइल। सॉइल ये एक थिन लेयर है अर्थ की सरफेस के ऊपर, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एक थिन लेयर है, काफ़ी पतली लेयर है, इसी को हम सॉइल बोलते हैं और इसका रिलेशन काफ़ी क्लोज है लैंड के साथ, क्योंकि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करती हैं कि जो सॉइल है उसका टाइप किस तरीके का होगा। सॉइल एक ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर्ड रॉक एंड फाउंड ऑन द अर्थ, जो हमारी अर्थ के ऊपर वेदर्ड रॉक्स मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं या ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इन सब से मिल करके बनती है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है। और दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग इट मीन्स, वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम के गर्म और ठंडे होने पर चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स होती हैं, ये ब्रेक्स होती हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उसके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनते जाते हैं और धीरे धीरे एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इट्स टेक का मिलियंस ऑफ ईयर, तो उससे फिर सॉइल बनती है। और द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जिस भी सॉइल के अंदर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। अभी ग्लॉसरी में जो वेदरिंग था, इस वेदरिंग को मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी रॉक्स होती हैं उनके टूट जाने से और उसके ऊपर जो टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि, और साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, प्लांट्स, एनिमल, इन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं माउंटेन एरियाज़ पर तो उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं तो क्रैक्स लाती हैं रॉक्स में। एनिमल एक्टिविटीज़ भी जब उसके ऊपर कई सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ऊपर के पत्थरों को नीचे धकेल देते हैं और जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में माइनिंग एक्टिविटीज़, तोड़फोड़ करता है इंसान, इससे भी वो रॉक्स बन जाती, रॉक्स जो है छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में चेंज होती जाती है और धीरे धीरे उसके फुट हिल्स, इट मीन्स रॉक्स के नीचे वो कलेक्ट होती जाती है और सॉइल बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडस्लाइड का एक एग्जाम्पल है। लैंडस्लाइड इट मीन्स जमीन का खिसकना मास में, मास का मतलब बहुत बड़े लेवल पर, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज मतलब छोटे छोटे पत्थर, और अर्थ डाउन और अ स्लोप, जो स्लोप होती है उनसे खिसक करके अर्थ के नीचे की जो लेयर है, इट मीन्स प्लेन एरिया, वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाते हैं। और दे ऑफन टेक प्लेस ऑन कंजक्शन विद
अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनोज। और ऐसा नॉर्मली हमें अर्थक्वेक जब आता है या फ्लड आते हैं या वॉल्केनिक्स भूकंप जैसी एक्टिविटीज होती है तो लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से भी हैवी रेनफॉल भी लैंडस्लाइड को फॉर्म करती है। और फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। रिवर्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाटर्स आने पर और कई तरीके से हम देखते हैं कि जो माउंटेन के ऊपर, चट्टानों के ऊपर कुछ ब्रेकेबल एक्टिविटीज़ होती हैं तो लोग कई सारे ऊपर से या जिन एरियाज़ में ज़्यादा होती है वहाँ से शिफ्ट होकर के डाउन वाले एरियाज़ में लोग अपने मकान बना लेते हैं। और हिली टेरेन्स लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर बताइए मैंने, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज जैसी एक्टिविटीज़ जो कि हिली टेरेन्स का मतलब पहाड़ी एरिया, ऊंची जगह जो होती हैं माउंटेन्स की, दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। अगर वहाँ कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ का भी। लेट्स टॉक अबाउट अ केस स्टडी। ओके, a massive landslide hit Panji village near Rekong PO in किन्नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंजी एक गांव का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। वहाँ पर डैमेज हुआ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड है वहाँ पर 200 मीटर स्ट्रेच एक गैप आया रोड पर। नेशनल हाईवे 22 है। लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग। लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से चट्टानें खिसक करके नीचे आई और जहां वो गिरी उसने 200 मीटर रोड को खराब कर दिया। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड इन नियर बाय विलेज। और इस तरीके का जो कोलैप्स हुआ स्लोप्स का, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उस गांव के पास की रोड का। कनेक्टिविटी भी टूट जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है तो देखिए, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिस्ट काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको हम एडवांस बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का, और वो कई सारी चीज़ों को अपने तरीके से चेंज भी करने की पावर रखते हैं। उन्होंने समझा कि कौन से ऐसे रीजन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो लैंडस्लाइड्स के लिए, लैंडस्लाइड्स का कॉजेज होते हैं और ऐसी सर्कमस्टेंसेज में कैसे मैनेज किया जाए। तो सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स का उन्होंने यूज़ किया। तो देखिए, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। उन एरियाज को उन्होंने रिसर्च किया होगा और उन्होंने देखा होगा कि कौन सा ऐसा एरिया है, मैपिंग की होगी उसकी मैप में, उसको शो किया होगा कि ये एरियाज काफ़ी प्रोन एरिया है जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हिंदी में कहते हैं संवेदनशील एरिया क्षेत्र। सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। उन एरियाज में बिल्डिंग सेटलमेंट जैसी चीज़ें न बनाई जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। और ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा न की जाएं। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। उन एरियाज में वेजिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा की जाएं क्योंकि वेजिटेशन उस एरिया को, लैंडस्लाइड जैसे पार्ट को रोकने में मदद करता है। The surface drainage control works to control the movement of landslide. Drainage it means river water. तो सरफेस के ऊपर जब रिवर वाटर आता है तो उसको कुछ मैनेज किया जाए, जैसे कि जो ज़्यादा रेन वाटर या स्प्रिंग फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके कई सारे चैनल्स बना करके भी कंट्रोल किया जा सकता है कि एक ही जगह वाटर ज़्यादा स्टोर ना हो, जैसे कि
लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज़ देखने को मिले। और वहीं रिटेंशन वॉल जहाँ ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल जो था, इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं। इस इमेज से जो रोड होती है, रोड के किनारे एक वॉल लगा दी जाती है जो कि ऊपर से जो चट्टानें ब्रेक होकर के या लैंडस्लाइड होता है तो उसको रोकने का काम करती है। ये काफ़ी मजबूत दीवार होती है जो लैंडस्लाइड को रोकती है। यहाँ आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर सॉइल की प्रोफाइल को शो कर रही है। ये लैंड है जो कि एक ह्यूमन फिगर में शो हो रही है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यहाँ पर ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए यहाँ वेजिटेशन भी ग्रो होती है। उसके नीचे वाली जो पार्ट है, सब सॉइल विद सैंडी एरिया है जो कि काफ़ी फर्टाइल तो नहीं होता, सिल्ट और क्ले होती है, अनफर्टाइल होता है, लेस फर्टाइल होता है। उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल है। वेदर्ड रॉक मटेरियल ये काफ़ी सॉलिड पार्ट होता है रॉक्स का, और उसके नीचे पेरेंट्स रॉक्स होती हैं। ये प्योर रॉक फॉर्म होता है और धीरे धीरे ये एक साइकिल भी है जिससे कि हम देखते हैं कि सॉइल जो है बनती है। और आपको जान करके काफ़ी अचंभा होगा कि फ्यू सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में लगभग 100 साल का समय लग जाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, तो इनमें देखते हैं हम सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर में नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। पेरेंट्स रॉक्स जो कि मैंने अभी बताया कि ये मेन रॉक्स होती हैं, और क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें बताया था कि ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर होने की वजह से माउंटेन्स जो होते हैं ठंडे हुए फिर गर्म हुए तो उनमें स्ट्रेचेज आ जाते हैं। जब किसी चीज़ को बड़ा करोगे छोटा करोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और धीरे धीरे क्रैक्स की वजह से चट्टानें, इट मीन्स रॉक्स, टूटने लगती हैं। और दूसरे फैक्टर्स भी हैं, टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको एक वेन डायग्राम नज़र आ रहा है जिसमें सॉइल सेंटर में है, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़। पेरेंट्स रॉक जो होती हैं ये किसी भी सॉइल की कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, या उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, कंटेंट हैं, ये डिसाइड करती है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये क्लाइमेट के कंपोनेंट्स हैं। क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल ये सब आते हैं जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रिलीफ फीचर्स, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया, स्लोप्स, ये सॉइल के फॉर्मेशंस के लिए कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सॉइल के अंदर ह्यूमस के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइम, टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ज़्यादा टाइम इनकी बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इसकी जो थिकनेस होती है सॉइल की, ये डिपेंड करती है कि उस सॉइल को कितना टाइम हो चुका है फॉर्मेट हुए, उसका फॉर्मेशन हुए। तो जितनी पुरानी सॉइल होती है तो उतनी वो फाइन होती है, उसकी थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, डिग्रेडेशन का मतलब सॉइल का की क्वालिटी का खराब होना, या दूसरा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं कि उसको संरक्षित कैसे किया जाए। तो देखिए, सॉइल का इरोजन और डिप्लेशन ये मेजर थ्रेट है सॉइल के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए।
सॉइल का इरोजन होगा, और तो क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सॉइल होती है और उसके ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, लेकिन जब वो ड्रेन हो जाएगी या फ्लो हो जाएगी तो ये सॉइल इरोजन कहा जाता है इसको। तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसी को डिग्रेडेशन या डिप्लेशन कहा जाता है। और जिसमें ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही रोल प्ले करते हैं डिग्रेडेशन के लिए। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं डिग्रेडेशन के लिए सॉइल के। डिफॉरेस्टेशन, लगभग डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जैसे ही हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। ओवरग्रेजिंग, जानवरों का बहुत ज़्यादा इन जो एरिया ऐसे हैं जो कि खाली पड़े रहते हैं, घास उगी होती है उनमें, उनको चराना। या फिर कह सकते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो जब एनिमल उन घास को खाएंगे तो उखाड़ देते हैं जड़ से, और जिससे वो सॉफ्ट सॉइल बाहर आ जाती है और वो पानी या हवा के साथ उड़ जाती है, बह जाती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी ज़मीन की क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं। ज़्यादा पानी की वजह से भी जो सॉइल होती है वो वॉश हो जाती है। लैंडस्लाइड और फ्लड भी लैंड के क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मिलती है। एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक और माउंटेन सॉइल। हम बात करेंगे कुछ सॉइल कंजर्वेशंस की, कुछ मेथड हैं, जैसे कि मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? इसमें जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के बीच में एक कई सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन्हीं में से एक है स्ट्रॉ। प्लांट के बीच में उनको डाल दिया जाता है और जिसकी वजह से उस सॉइल में मॉइस्चर रहता है। इट मीन्स उसमें नमी और वो गीली बनी रहती है, पानी के द्वारा भी वो बह करके नहीं जाती, और हवा जो है विंड वो भी उसको उड़ा करके अपने साथ नहीं ले जा पाती। इससे सॉइल इरोजन नहीं होता। दूसरा है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स में माउंटेन एरियाज में स्टोन्स, पत्थर जो होते हैं, और घास होती है और सॉइल, इनका यूज़ किया जाता है कि जो बैरियर बनाए जाते हैं। कंटूर बैरियर सेम हाइट पर ही एक दीवार टाइप की बना दी जाती है, जिससे कि जो वाटर होता है, और उसी के ठीक सामने ट्रेंचेस, गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं जिनमें वाटर आकर के स्टोर हो जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है उससे धीरे धीरे वाटर को रिलीज़ करते जाते हैं, और इस तरीके से वो वाटर सॉइल को ड्रेन करके अपने साथ नहीं ले जा पाता। फिर है रॉक डैम। रॉक मतलब चट्टान, डैम मतलब बांध। माउंटेन एरियाज पर डैम बनाए जाते हैं रॉक्स के द्वारा। ये रॉक्स जो होती हैं, उस जो वाटर का जो स्पीड होती है उस स्पीड को वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाला जो वाटर होता है काफ़ी स्पीड में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आकर के अगर बीच में बैरियर लगा दिया जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी वजह से सॉइल जो है उस सॉइल का इरोजन नहीं होता, और ये प्रिवेंट करता है जो गुलीज और सॉइल लॉस है उसको काफ़ी प्रिवेंट मतलब बचाता है सॉइल की लॉस को, और कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को। टेरिस फार्मिंग। टेरिस मतलब पहाड़ी एरियाज, ऊंचाई वाला, वहाँ पर उनको कट करके काफ़ी प्लेन एरिया जैसा बना दिया जाता है और वहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती है। इसकी वजह से जो वाटर होता है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल हो जाता है उन एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स, उनके लिए। और उसकी वजह से सॉइल का इरोजन भी नहीं होता, क्योंकि एकदम से ऊपर से स्लोप से आएगा तो बहुत सारी सॉइल को ड्रेन करके ले जाएगा, लेकिन रुक रुक करके आएगा तो वो ड्रेन नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑल्टरनेट रोज में। इट मीन्स जैसे कि दो जो कि क्रॉप्स है उनके बीच में एक कोई दूसरी क्रॉप्स को हम ग्रो कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीच वाला जो पार्ट होता है अगर वो वाटर या एयर के द्वारा वो वॉश आउट हो सकता है, लेकिन वहाँ भी कुछ फसल उगा दी गई हैं जिससे कि वहाँ पर सॉइल का इरोजन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। कंटूर प्लाफिंग। कंटूर बताया ही मैंने, माउंटेन पर सेम हाइट की जो
एक तरीके की लाइन है, तो वो कंटूर लाइन होती है, लेकिन कंटूर प्लाफिंग वहाँ पर सेम हाइट पर जो प्लाफिंग खेतों को जोतते हैं, जुताई करते हैं प्लाफिंग, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो प्लाफिंग पैरेलल टू द कंटूर्स, कंटूर्स के पैरेलल में प्लाफिंग की जाती है हिली एरियाज में, और ये एक तरीके का नेचुरली बैरियर है, क्योंकि वहाँ अगर हम एक प्लेन बना देंगे प्लेन एरिया, तो वहाँ वाटर काफ़ी होल्ड रहेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से वहाँ भी हम सॉइल के रीजन को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। लास्ट वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट नॉर्मली हमें कोस्टल एरिया या ड्राई रीजन एरियाज में देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया समुद्र का किनारा जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, और ऐसे ड्राई एरिया में भी काफ़ी जो विंड की स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, और वो अपने साथ सॉइल को उड़ा करके ले जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर एक लाइन में कई सारे प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, और ये जो हवा तेज आती है उस हवा को ये प्लांट कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं उसकी स्पीड को, और स्पीड के रुकने से उसके दूसरे पार्ट में वहाँ, क्योंकि नॉर्मली ये जो हवा होती है ये C2 लैंड की तरफ मूव करती हैं, और वहाँ से आने वाली हवाओं को ये काफ़ी उनकी जो स्पीड होती है कम कर देती है, और वहाँ आगे जो फील्ड एरिया होता है, फार्मिंग एरिया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, और इसी को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। यहाँ पर प्लांट्स को जो है एक रो में प्लांट किया जाता है। तो ये था हमारा शेल्टर बेल्ट्स। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही।